देखिए, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में हर वर्ष चुनाव होते हैं। हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव रहता ही है। वर्ष 2022 में भी बहुत सारे चुनाव हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी साल होना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले जो हुआ था वो कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और 16वें राष्ट्रपति के तौर पे श्री रामनाथ कोविंद जो है हमारे अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब 17वें राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में होगा। वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी वर्ष होना है। इसी वर्ष आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। हर 5 साल में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अलावा भारत में विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनके परिणाम कल आए थे। कल मतलब 10 मार्च को आए थे। तो थोड़ा सा आज हम अभी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हालिया, देखिए निर्वाचन आयोग कितना व्यस्ततम कार्य करता है, बहुत व्यस्त रहता है ना। पूरे भारत के इतनी बड़ी बॉडी के तौर पे जो है काम करना, और निर्वाचन आयोग के ऊपर समय समय पर आरोप भी लगाए जाते हैं। कभी कोई कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ चल रही है, कोई कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न होने जरूरी हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ईवीएम को लेकर के मैं आप लोगों को एक सेपरेट टॉपिक में चीज़ें समझाऊंगा। निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है इसके बारे में भी चर्चा होगी। क्या ईवीएम को लेकर के या फिर चुनावों को लेकर के जिस तरीके की एक हमेशा ये एक चर्चा बनती रहती है कि बैलेट पेपर से करवाया जाए, बैलेट पेपर से इतने बड़े डेमोक्रेसी, इतने बड़े लोकतंत्र का, इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव संपन्न कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आज के टाइम पे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, पेपरलेस की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, तो ईवीएम सुरक्षित है, इसकी पुख्ता जो है चीज़ें होनी चाहिए, इसको लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर ईवीएम जो है हैक हो ही नहीं सकती है। निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है भारत में लोकतंत्र की रक्षा करना। लोकतंत्र के रक्षक के तौर पे यदि कोई संस्था है ना, तो वो निर्वाचन आयोग है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का संरक्षक है, वो संविधान को जिंदा रखेगा, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन के लिए निर्वाचन आयोग बैठा हुआ है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव आचार संहिता और चुनावों के मतदान और मतदान प्रणाली और मतगणना और फिर इसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये आपके विधायक हैं, आपके क्षेत्र से, ये आपके सांसद हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे हैं। तो अभी हालिया हुए चुनावों के बारे में हम समझेंगे। 2022 में बहुत सारे चुनाव हैं, राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, राज्यसभा के भी चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के प्रतिनिधि हर 2 साल बाद आपके क्या होते हैं, जो है पद नियुक्ति होती है, उनकी पदच्युति होती है। हर 2 साल बाद फिर नए पदों को भरा जाता है। तो राज्यसभा के चुनाव भी इस साल होंगे। ठीक है, इसके अलावा उपचुनाव बहुत सारे होते रहते हैं, संसदीय उपचुनाव होते रहते हैं, राज्यों के विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, विधानसभाओं में भी उपचुनाव होते हैं। हर विधानसभा में कोई ना कोई उपचुनाव बनता रहता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी जैसे दिल्ली स्थानीय निकायों में, जैसे आज दिल्ली में आपका जो है स्थानीय निकाय चुनाव है, एमसीडी के चुनाव हैं, तो केंद्र राज्य क्षेत्र जितने भी हैं यहाँ पर भी जो चुनाव होते हैं वो भी आपका निर्वाचन आयोग ही देखता है। ठीक है, तो आज जो है हमारी चर्चा होगी जो चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में, इनके बारे में। 5 चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, चुनाव आयोग के द्वारा 8 जनवरी 2022 को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो है, इसमें से देखिए कौन कौन से थे, लगभग 5 राज्य थे आपके। 5 राज्यों में आपका चुनाव होना था। अब 5 राज्यों में चुनाव, देखिए आपका ये डेट है, एग्जैक्ट डेट किस डेट से किस डेट तक है, मैं इसको लेकर के आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए गोवा में जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, प्रमोद सावंत थे उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री। अब जो है नए चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। 40 सदस्यीय विधानसभा गोवा में थी। इसके बाद मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग की साइट से डायरेक्टली मैंने डेटा लिया है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल वगैरह को देखेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जब भी देखिए निर्वाचन आयोग की साइट पे सारा डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, कल जो रिजल्ट आए हैं, 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। 404 सीटों में एक सीट आपकी एंग्लो इंडियन की थी जो कि 105वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म हो गई है। ठीक है, अब 403 सीटों में चुनाव हुआ है। 403 सीटों में पार्टी वाइज देखो किसको कितना मिला है। आप लोग देख रहे होंगे गठबंधन का डेटा लगातार दिखाया जा रहा है कि 274 273 सीटें इस तरीके से रुझान कल दिखा रहा था, जो कि एग्जैक्ट डेटा जो है जो निर्वाचन आयोग की साइट में है। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली हैं, ये सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, पूर्ण बहुमत है। लेकिन इसके जो गठबंधन दल है जिनके साथ इनका गठबंधन है वो मिला करके पूरा प्रोजेक्शन दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं। 403 सीटों में जो सबसे बड़ी पार्टी आपकी बनी है वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसके बाद अपना दल आपकी सोनेलाल पटेल जी की पार्टी थी और अभी जो है अनुप्रिया पटेल हैं और जो है ये भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लगभग 12 सीटें इनको मिली हैं। ठीक, 12 सीटें इन्हें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली हैं। इसके बाद बाकी पार्टियों की थोड़ा सा स्थिति बहुत खराब हो गई, खासकर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से देख सकते हैं कि खत्म ही है, समाप्ति की ओर चली गई। ये अपने आप में एक अप्रत्याशित है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, अपने आप को कैसे जनता के साथ सरोकार बना के रखते हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है। कैसे जनता की समस्याओं से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं और उनकी समस्या समाधान पे लगे रहते हैं, क्योंकि देखो जनता ही नीति नियंता है लोकतंत्र में। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली है, जो कि अपने आप में पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी सीटों में बहुत बुरी स्थिति है। जबकि 4 बार जो है बहुजन समाज पार्टी से, या इससे पहले जब कांसी राम थे तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में से और भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में ये रही है। ठीक है, तो अपना दल 12 सीटें जीती है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें पाई हैं। ठीक है, 255 सीटें। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये देखिए एक समय की बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे भारत का मुख्य विपक्ष था। इसकी स्थिति भी अब डामाडोल हो चुकी है। तो भारत में एक बहुत बड़ा ये है कि विकल्प क्या होगा आने वाले समय पे, विपक्ष हम किसे देखेंगे। सेंट्रल स्तर पे भी इनकी हालत खराब है, केंद्रीय स्तर पे, और राज्यों में तो प्रदर्शन इनका बहुत ही बुरा है। तो भारत में देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी के तौर पे अब उभर के सामने आई ही है। लगातार 2014 से एक व्यापक स्तर पे भारत के विभिन्न राज्यों में और केंद्र स्तर जितने भी चुनाव हो रहे हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन यही पार्टी कर रही है। तो ऐसे में अब दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए हमने इतिहास में पढ़ा है, बड़े बड़े इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, मौर्य साम्राज्य रहा हो। ये क्यों खत्म हो गए? उसके पीछे क्या होता है, जब योग्य और कुशल नेतृत्व नहीं होता और जनता से सरोकार कम हो जाता है, जनता की समस्याओं को आप बृहद तरीके से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके का संकट देखने को मिलता है। चाहे आप छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, आपको समसामयिक परिदृश्य से जनता के साथ जोड़ करके अपने आप को रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। एक जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी 2 सीटें मिली हैं इसको। इसके अलावा आपकी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसको 6 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें मिली हैं, सपा के साथ गठबंधन था। समाजवादी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे थी उत्तर प्रदेश में और इसको 111 सीटें मिली हैं, 111। पहले से बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी के तौर पे थी और इस बार एक प्रोजेक्शन था कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, तो वो स्थिति कम से कम यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और समाजवादी पार्टी जो है 111 सीटें थीं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें, इस तरीके से टोटल 403 सीटें आपकी मिली हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। यहाँ पे जो सरकार बना रही है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, अब देखिए ये तो डिसीजन पार्टी का होता है, जहाँ तक मेरे ख्याल से वही जो है अब अगले जो है कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो घटक दल हैं मिल करके सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो है एक बड़ा जो हमें बदलाव देखने को मिला, वो मिला पंजाब के चुनाव में। पंजाब के चुनाव में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान से उठा एक दल, एक पार्टी का सृजन हुआ। जब अन्ना आंदोलन 2011 में हुए, उसके बाद एक पार्टी का सृजन हुआ। उस पार्टी ने दिल्ली में अपने आप को प्रूव किया,
है ना। पहले पार्टी बनने के बाद फिर पार्टी के साथ पार्टी फिर से दोबारा चुनाव हुए। शुरुआत में आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा जो है मैंडेट मिला दिल्ली में, लेकिन फिर काम करने नहीं दिया गया, घटक दलों ने सत्ता नहीं बनने दी, सरकार नहीं बनने दी। इसके बाद फिर दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया, फिर अगेन पूर्ण बहुमत दिया और उस पार्टी के द्वारा डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी काम किए गए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो या परिवहन हो, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। और उसी का एक रिजल्ट हमें 2022 में देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती है और 92 सीटें, 117 सीटों में 92 सीटें, जैसे दिल्ली में 70 सीटों में 67 सीटों का जो उनका एक आंकड़ा था, कुछ उसी तरीके से यहां पे एक बहुत बड़ी पार्टी बनके निकलती है। ठीक है, और ये जो है एक बहुत बड़ा आने वाला जो है समय हो सकता है कि भारतीय राजनीति में एक नया जो है एक कह सकते हैं कि प्रारंभ, नया अध्याय के तौर पे पार्टी यदि आने वाले समय पे अपने आप को जो है जनता के कार्यों के साथ और जनता से जोड़ करके, लोकतंत्र की यही पावर है, यही खूबी है, इसके साथ जुड़ करके रह पाती है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी एक सीट में ही सुकड़ गई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली। अब देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत के अन्य राज्यों से अपने आप को प्रबल दावेदार के तौर पे रही, लेकिन पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, यहाँ पे जनता के साथ निश्चित तौर पे सरोकार के साथ नहीं जुड़ पाई होगी। कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे कि यहाँ पे 2 ही सीटें से जो है संतुष्टि लेनी पड़ी, चाहे वो केरल हो। तो भारत में देखिए, जनता ही सब कुछ है, नीति नियंता है, सिर्फ ये यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, इसके बाद जो स्वतंत्र जो है लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं 1 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो यहाँ पे इसके पहले सरकार थी, वो जो है 18 सीटों में सिमट गई। और शिरोमणि अकाली दल जो यहाँ पे एक तरीके से बीजेपी का घटक दल के तौर पे था, 3 सीटों में ही ये भी सिमट गया। तो एक समय अकाली दल की सरकार होती थी, सत्ता परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी जो है उत्तराखंड के रिजल्ट हैं, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे जो है यहाँ पे सरकार थी, वही सरकार अब फिर से कंटिन्यूअस होगी। 70 सीटें थी टोटल, 70 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है आपकी 47 सीटों की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट 2 सीटें हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 19 सीटें हैं, और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आप देखिए पंजाब में भी लड़ी, 1 सीट मिला, उत्तर प्रदेश में 1 सीट और जो है उत्तराखंड में 2 सीटें। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए सरकार आपकी बीजेपी ही बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे जो सरकार पंजाब में बन रही है, पंजाब की सरकार जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा, यहाँ पे भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे रखा गया है। ठीक है, और इस बार बहुत बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है ना। जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में जो मौजूदा जैसे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी थे, ये भी शायद हार गए हैं मेरे ख्याल से चुनाव उत्तराखंड से, है ना। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री जो चुनाव इस बार हार गए, है ना, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक बड़ा नाम था, चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन एक बड़ा नाम था, चुनाव हार गए। तो देखो जनता कितनी बड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पंजाब में चुनाव हार गए। और जनता यदि चाह ले, लोकतंत्र, हम लोग ये बात कहते हैं ना, हमारा एक ही वोट है, एक ही वोट बहुत है, एक ही वोट काफ़ी है। यदि जनता चाहे परिवर्तन करना तो परिवर्तन संभव हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, हर एक चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मतदान जरूर करना चाहिए, मतदान से ही परिवर्तन की बयार आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप देखिए, बाकी इसके अलावा आगे अभी और चुनाव हैं, बहुत सारे अभी चुनाव होने हैं आपके नवंबर में चुनाव, ये सारे अदर स्टेट हैं। और जम्मू कश्मीर में भी प्रयास है, परसीमन का काम पूरा किया जा चुका है। इस बार उम्मीद है कि 2022 में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे, वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने जरूरी हैं। जितनी जल्दी लोग जो है लोकतांत्रिक मंच से जुड़ जाएंगे, वैसे ही चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आपके ये 3 राज्य हो गए, जो है पंजाब में जो है हो गया आपका चरणजीत सिंह चन्नी थे, अब भगवंत मान आ जाएंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणीय चुनाव हुए हैं, 7 चरणों का आप एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे मैं एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ। 7 चरणीय थे, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे काफ़ी हिस्सा, लेकिन निर्वाचन आयोग अपने, जब राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है, सीटें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर वो अपनी सुविधा के हिसाब से ये निर्वाचन आयोग को ही फैसला लेना होता है कि कब कितने फेज़ में चुनाव कराना है। तो 7 चरणों में चुनाव थे। पहले फेज़ के चुनाव जो हुए हैं आपके,
ये वाले क्षेत्र में 10 तारीख को चुनाव हुए हैं, ये 10 फरवरी को पहले चुनाव हुए थे, ठीक है, 10 फरवरी को आपके पहले चुनाव हुए हैं। 10 फरवरी के बाद दूसरा फेज का चुनाव आपका, ये पूरा बेल्ट था, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट था आपका, ये पूरा बेल्ट, गाजियाबाद, मेरठ, ये फेज 1 में हुए थे। दूसरे फेज में जो चुनाव हुए थे आपके 14 फरवरी को चुनाव करवाए गए थे। इसके बाद तीसरे फेज के चुनाव जो आपके हैं, ये वाला पूरा बेल्ट है, कानपुर, और ये पूरा बेल्ट जो आपका है, ये कंप्लीट बेल्ट, इस बेल्ट में चुनाव हुए तीसरे फेज में, और तीसरे फेज के चुनाव 20 फरवरी को हुए थे। इसके बाद आपके देखिए क्रमवार जो है इस तरफ से ही बढ़ते गए, ये पूरा आपका, ठीक है, इस तरीके से चुनाव करवाए गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते चले गए हैं। इसके बाद तीसरे चरण में चुनाव जो है, ये लखनऊ का बेल्ट है, पूरा का पूरा अवध प्रदेश वाला क्षेत्र है, और अवध प्रदेश में चुनाव आपके 23 फरवरी को हुए थे। इसके बाद ये वाला बेल्ट आपका, ये जो है फेज 5 में हुआ है ये वाला बेल्ट, और ये प्रयागराज इलाहाबाद वाला पूरा बेल्ट है, और इसमें जो चुनाव करवाए गए हैं वो आपके 27 फरवरी को चुनाव हुए हैं। तो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी। इसके बाद जो ये पूरा बेल्ट है फेज 6 में, यहाँ पर जो है ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो आपका है, यहाँ पर जो चुनाव करवाए गए हैं वो करवाए गए हैं 3 मार्च को। और इसके बाद ये नीचे का जो पूरा का पूरा बेल्ट है, बनारस वाला बेल्ट है, ये इसमें बनारस, सोनभद्र, ये सारा क्षेत्र, इस पे 7 मार्च को अंतिम चरण के चुनाव हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, 7 फेज में चुनाव करवा के ये जो है रिजल्ट इसके जारी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का था। अब नेक्स्ट आपका मणिपुर में क्या प्रोजेक्शन था, मणिपुर और गोवा, ये 2 स्टेट आपके और हैं, इन दोनों स्टेट को एक बार हम लोग समझते हैं कि दोनों स्टेट की स्थिति क्या थी। इसके बाद ये हैं दोनों स्टेट। देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखिए पिछले कई वर्षों से हम एक चीज़ पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी के द्वारा लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो असम वाला क्षेत्र हो, आप देख रहे हैं त्रिपुरा वाला क्षेत्र हो, मणिपुर वाला क्षेत्र हो, है ना। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 60 सीटें थी मणिपुर में, और भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें पा करके, मतलब 60 में 30-31 पा चाहिए था, 32 में पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे बन रही है। इंडिपेंडेंट 3, इंडिया नेशनल कांग्रेस को 5 मिली हैं, जनता दल यूनाइटेड को 6 मिली हैं, और इसके बाद जो लोकल वहाँ पे पार्टी थी, कुकी पीपल अलायंस थी, 2 पार्टियाँ, 2 सीटें, नागा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें, और नेशनल पीपल पार्टी को 7 सीटें। एक्चुअली हो क्या रहा है, वहाँ पे उग्रवादी संगठन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लगातार केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही कि वहाँ के उग्रवादी संगठन जनता से डायरेक्टली सरोकार करें और चुनाव लड़ें, मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उस राज्य में जुड़ जाएं। और लगातार सरकार इसी नेगोशिएशन के साथ आ रही है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक, हम भी यही चाहते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ें जितने भी वहाँ पे उग्रवादी संगठन है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास ही नहीं करी, बल्कि इस दिशा में सफलता भी व्यापक स्तर पे सरकार को मिल रही है। तो ये चीज़ हम देखने को पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है ये है आपका गुजरात वाला क्षेत्र। गुजरात में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, यहाँ पे 40 सीटें हैं, छोटा सा राज्य है। तो गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें यहाँ पर मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी एक कोई भी पार्टी हो सकती है जिसके साथ जो है गठबंधन, पिछली बार भी बहुत कम सीटें थी लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया सरकार बनाई गई। तो यहाँ पे ये आपका जो है पूरा का पूरा अभी तक का जो प्रोजेक्शन है पार्टी वाइज, 5 राज्यों में आपका भारतीय जनता पार्टी, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और 1 राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली, पंजाब और डेवलपमेंट को लेकर के जिस तरीके से काम हो रहा है, शायद हो सकता है कि आने वाले समय पे यदि अन्य पार्टियों ने अपने आप में, या तो देखिए इसके लिए इस हार को लेकर के जब भी आप चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद भी मूल्यांकन होना चाहिए और हारने के बाद भी मूल्यांकन होना चाहिए। और सिर्फ मूल्यांकन भर से बात नहीं बनती है, बल्कि मूल्यांकन के अलावा आपको ये चाहिए कि क्या प्रोग्रेसिव रिफॉर्म आपको लाने हैं, क्या देश की वर्तमान ज़रूरतें बन रही हैं। अब आज के टाइम पे देखिए जो वैश्विक स्तर पे आप पाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है देश के अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना, दूसरा देश के अंदर जो युवा हैं
बहुत बड़ी जनसंख्या, लगातार हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, देश के अंदर के युवाओं को रोजगार प्रदान करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों का, और इसको लेकर किसी के पास फ्रेमवर्क नहीं है ना। राज्य का काम क्या है? राज्य का काम है लोक कल्याण की भावना से काम करना। अब लोक कल्याण की भावना किन चीजों पे निहित है? राज्य में अलग अलग आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं, किसी भी देश में अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य को काम करना होता है और साथ में अपने देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखना होता है, ठीक है, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना होता है। इन दो चीजों में सामंजस्य बैठाना होता है। अब कोई भी सरकार, ये तो राज्य स्तरीय चुनाव है, केंद्र स्तरीय जब चुनाव होते हैं तो केंद्र स्तरीय पे हमारे मुद्दे यही होते हैं। केंद्र स्तरीय पे हमारे मुद्दे क्या होते हैं कि कैसे हम अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक स्तर पर रखें और साथ में देश के अंदर जो अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं इनको किस तरीके से लाभ पहुंचे, इस विचारधारा के साथ हम वोट देते हैं, ठीक है। और इस वोट को देखिए, यही जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इस डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो जनमत दिया है, उस जनमत का सम्मान हो, उसका रेस्पेक्ट हो और उसे सुरक्षित किया जा सके। अभी जैसे बनारस में जो घटना घटी, बनारस की घटना सिर्फ और सिर्फ एक कहीं ना कहीं पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उस क्षेत्र में लड़ रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेने के कारण हुआ। ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी है कि सभी को कॉन्फिडेंस मिले, विश्वास मिले जो भी कार्य हो, ठीक है। और बाकी इतना आसान नहीं है कि चुनाव में हेर फेर हो जाएगी, होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि लोग ही हैं वहाँ पे, मशीनरी है वहाँ पे। लेकिन निर्वाचन आयोग जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो है चुनाव करवाता आया है, तो ये कहीं ना कहीं पे पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं कि इतने बड़े स्तर की हेर फेर हो जाएगी, संभव ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैकिंग होगी, कुछ होगी, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मिथक है। और जो लोकतंत्र में जनमत मिल रहा है सरकारों को, एक दूसरे के प्रति फ्रस्ट्रेशन है और निर्वाचन आयोग जैसी संस्था को बदनाम करने की भी एक साजिश हो सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर के मैं एक पर्टिकुलर, हम लोग एक क्लास रखेंगे आपकी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये इस चीज़ पे चर्चा करूँगा कि ये जो ईवीएम को लेकर के, ईवीएम काम कैसे करता है, इस पर हम चर्चा करें। काम करने के अलावा क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या ईवीएम को, या जो चुनाव होने के बाद जैसे ही चुनाव की डेट की घोषणा होती है, घोषणा से लेकर के मतगणना तक, मतदान और मतगणना, घोषणा फिर इसके बाद मतदान और फिर मतगणना तक जो है ईवीएम की क्या स्थिति होती है, इन सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो जो आने वाला सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, इस पे आपकी मैं व्यापक चर्चा पर चर्चा सारी चीज़ें करूंगा। क्या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अभी जो चुनाव था उसके ये परिणाम है, नतीजे हैं। और देखिए, ये चलो ठीक है, आपके एग्ज़ाम और एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से तो आपसे पूछा ही जाएगा कि 5 राज्यों में हो सकता है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री, अब ये सरकार बनाने की प्रक्रिया होगी, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए राज्यपाल के पास। अब इसमें क्या क्या हो सकता है प्रोसीजर वही है कि जो सबसे बड़ा बहुमत दल का जो जिस दल को सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला है, बहुमत प्राप्त हुआ है। 2 तरीके का बहुमत होता है, एक होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मतलब जितनी संख्या है उसका कुल का बहुमत। लगभग बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को अभी तक जहां जहां चुनाव हुए हैं सब जगह पूर्ण बहुमत पे सरकार बन रही है। गठबंधन सरकार सिर्फ गोवा में बनेगी, वो भी 1 सीट चाहिए होगी, ठीक है। बाकी हर जगह जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो पूर्ण बहुमत की स्थिति में राज्यपाल के पास बड़ी पार्टी जाती है, ठीक है। और आमतौर पे एक तरीके से कहें, ये प्रथा भी है, राज्यपाल उस पार्टी को बुलाएंगे, बुलाने के बाद उसमें से जो बहुमत दल का नेता होगा, अब बहुमत दल का नेता ये पार्टी तैयार करती है, पहले भी घोषित कर देती है, लेकिन पहले भी घोषित करके चाहे तो पार्टी किसी और को भी बना सकती है, कोई ऐसा तय नहीं कि पहले को, लेकिन जनता को लगेगा कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया। अब जैसे भगवंत मान को पंजाब में मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया गया, बना किसी और को दिया जाए, वोट किसके नाम पे पड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली बार हुआ था, पिछले साल कोई नहीं था, सिर्फ एक चेहरा था प्रधानमंत्री जी का, ठीक है। और कोई जो अचानक से योगी जी आ गए मुख्यमंत्री बनके, किसी को नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। तो कई बार जो है, लेकिन आमतौर पे जिसको घोषित कर दिया जाता है, जैसे इस बार उत्तर प्रदेश में स्पष्ट है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, है ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। तो क्योंकि उनके नाम पे वोट पड़ा, उनके नाम पे वोट पड़ा,
क्योंकि वो स्पष्टता लोगों के साथ थे, सामने थे, सारी चीजें थी। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल उसी को चुनेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है। और बहुमत दल के नेता को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री की फिर शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपनी एक लिस्ट सौंपेगा राज्यपाल को और उस लिस्ट में वो बताएगा कि इनको 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 मंत्री बना दो, हमारा मंत्रिमंडल ये होगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की एक साथ शपथ होती है और इसके बाद सरकार आपकी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसीजर के साथ जो है चीजें चलती हैं, ठीक है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल कब तक था, 14 मई तक। 14 मई 2022 को समाप्त होने वाला था। आपने देखा चुनाव कब हो गए, पहले ही करवा लिए गए चुनाव हो गए। अब सरकार आपकी मई तक में हर हालत में बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही जो है शपथ ग्रहण समारोह सुनने को मिलेगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है फिर से नई सरकार आ जाएगी। जब चुनाव आचार संहिता, जैसे 8 जनवरी 2022 को जो है चुनाव की घोषणा की गई थी कि इस दिन इतने चरणों में चुनाव होंगे, ये डेट होगी, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जिसको तहत जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं। राज्य में जो सरकार होती है काम चलाऊ सरकार में बदल जाती है और लगभग पूरा राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उस राज्य की प्रशासनिक तंत्र को अपने हाथ में लेकर के राज्य में चुनाव को संपादित कराया जाता है और राज्य में सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से उस राज्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये जो हालिया चुनाव थे उससे जुड़ी हुई बातें थी। आगे जो है अभी हम क्लासेस को अपने जो भी है हमारा टॉपिक है